जय हिंद दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो एमपीपीएससी मेंस हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी न्यू सिलेबस वाली 2020 में जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने सिलेबस स्टार्ट करा था। जो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट बाय पॉइंट यूनिट वाइज चैप्टर वाइज उसको कवर कर रहे थे। तो हमारा ये आज का थर्ड लेक्चर है एमपीपीएससी मेंस पेपर सेकंड का पार्ट ए, यानी कि जिसमें हमारी पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉलिटिकल साइंस में हमने अभी तक किया हमारे फर्स्ट लेक्चर में कि होता क्या है संविधान, और इसके हमने मूल ढांचा देख चुके हैं, इसकी विशेषताएं देख ली है हमने, इसमें इसकी इम्पोर्टेंस देख ली है, इसकी प्रारूप समिति देख ली है फ्रेंड्स, इसकी और जितनी भी इससे जुड़े हुए हमारे फैक्ट्स हैं, स्टैटिक जीके जो कहा जा सकता है, वो हमने कवर कर लिया है। अब जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम हमारे संविधान में जो संशोधन हुए हैं, अभी तक कुल में 101 कुछ संशोधन हो चुके हैं, तो हम उनको देखेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको लगता है कि मैंने रिसेंटली कोई ऐड नहीं किया है और वो संशोधन हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, हमने इसमें सारे के सारे लिए हैं जितने भी इम्पोर्टेंट संशोधन है, वो जो ये हमारी जो यूनिट हमने अभी तक जितना भी कवर किया है और अभी जो आने वाले हम 2-3 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, वो सब हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट चैप्टर था हमारा, इसलिए हमने उसको कवर अच्छे से किया है और इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं पिछले गत वर्षों में। ये आपके प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड, इस लेक्चर को करने के बाद हम मेंस को यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा स्टार्ट हो चुका था लेक्चर, इसलिए हम इसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम हमारा स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स। तो फ्रेंड, उसमें हम हमारे एमपी जीके को कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट और फिफ्थ यूनिट। ये इनमें हमें एमपीपीएससी यानी एमपी का जीके, एमपी का हिस्ट्री, एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का पॉलिटिक्स और एमपी की इकोनॉमिक, ये सारा कुछ इन 3 यूनिट में दिया हुआ है, हम इसको कवर करेंगे। लूसेंट से हम हिस्ट्री कवर करेंगे, ज्योग्राफी कवर करेंगे, साइंस कवर करेंगे। जो आयोग हैं, हमारा जो 10th यूनिट है जिसमें आयोग दिए हुए हैं, कमिटीज़ दी हुई हैं, ये हम कवर करेंगे। और करंट अफेयर्स के हम नोट्स लेकर आएंगे आपके लिए कि किसका निधन हुआ है 2020 में, कौन कौन से फेमस पर्सनालिटीज़ हुई हैं जिनकी नियुक्ति की गई है, या कौन कौन कोरोना का जो चला हमारा साल भर चला, अभी भी चल ही रहा है, इससे रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स बनते हैं, जीआई टैग किसको दिया गया है, किन किन को दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर, ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे प्री में पूछे जाते हैं, इनकी पूरी एक सीरीज़ है, वो लेकर आएंगे हम, पूरा सब कुछ चलेगा फ्रेंड्स। आपको अगर इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको सबकी पीडीएफ मिलेगी। अभी फ़िलहाल हमारा जो फोकस रहेगा वो एमपीपीएससी प्री का रहेगा। नोट्स हालांकि आपको मेंस के अकॉर्डिंग भी मिलेंगे, जो भी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्री का, लेकिन वो टॉपिक आपके मेंस में भी है, तो हम उनको इस प्रकार से कवर करेंगे कि जो 2019 का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं जो अभी मेंस देंगे, उनके लिए भी वो काम आ जाए। तो हमारे जो नोट्स रहेंगे वो प्री प्लस मेंस दोनों के अकॉर्डिंग रहेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारा सिलेबस किसका रहेगा, प्री का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, हम स्टार्ट करते हैं हमारा संविधान में संशोधन। ठीक है, क्या है ये देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संशोधन की जो प्रक्रिया है, यानी कि किस प्रकार से आप उसमें चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड, हर एक अनुच्छेद संविधान का जो है, संविधान की हर एक चीज़ को आप संशोधित नहीं कर सकते, उनको उसमें एडिट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हैं जिसमें आप कर सकते हो और कुछ ऐसे हैं जिसमें आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें अनुच्छेद 368 में दी गई है। ठीक है फ्रेंड, उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। फ्रेंड देखिए, 3 विधियां, अगर मान लीजिए आपसे सीधा सीधा ये पूछ लिया जाए कि संविधान में संशोधन की विधि बताइए, तो ये 3 नंबर का भी आ सकता है। अगर आपसे 5 नंबर का भी पूछना है तो आप उसको डिटेल्स में लिख दीजिए। वैसे भी अब ये जो मेंस होंगे इसमें आपको क्वेश्चन और आंसर शीट दोनों एक ही में दिया जाएगा। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। साधारण विधि द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है, यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ही इसको क्या किया जाता है, पारित
किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति आपको अनुमति दे देता है तो क्या क्या कर सकते हैं, हम इसमें देखते हैं। नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अभी रिसेंटली ये हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नया राज्य कौन सा है, तो हम जानते हैं कौन सा है, तेलंगाना है, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर था ये राज्य था और अब इसको 2 भागों में डिवाइड करके इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो इसके हिसाब से तो हमारे 9 होने चाहिए केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि पहले 7 थे। लेकिन अंडमान एंड निकोबार और दमन द्वीप को मिलाकर मर्ज कर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है। तो इसके हिसाब से हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। और हमारे राज्य कितने हैं, 28 हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि 29वां राज्य कौन सा है, क्योंकि जब तेलंगाना बना था तो वो 29वां राज्य था, ठीक है, उस समय के हिसाब से। तो आप उसको तेलंगाना लिखेंगे। और तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दोनों का सेम कैपिटल था, मगर अभी बोला गया है कि 10 साल के अंदर अमरावती कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये याद रखना। संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों का प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं होंगी, ठीक है। तीसरा हम क्या चेंज कर सकते हैं कि नागरिकता संबंधी जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनको, जनजाति द्वारा जो प्रशासन संबंधी है उनको, और केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र जो है उनमें हम व्यवस्थाएं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है विधि कि विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत, बहुमत का मतलब ये होता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो। तो क्या बोला है कि यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। कुल मिला के ये कहा गया है कि उस समय जो उपस्थित हैं, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपके 230 पूरे के पूरे रहे और फिर उसके बाद में आप अब मतलब उनको टोटल नहीं किया जाता। उस दिन जो आए रहते हैं जब इसकी घोषणा की जाती है उनके बहुमत के ऊपर ही ये डिपेंड रहता है। और इसके मत कितने होने चाहिए, 2/3 होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति मतों के हिसाब से स्वीकृति देता है, करना है कि नहीं करना है, और फिर नेक्स्ट वो संशोधन जो होता है वो संविधान का एक पार्ट बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। कुछ ऐसे अधिकार है न्यायपालिका और राज्यों के और शक्तियां हैं जिनमें कुछ चीज़ें छोड़ी जा सकती है, मगर ये प्रक्रिया कुछ ही व्यवस्थाओं में लागू की जाती है, ठीक है। हर एक उसके लिए सेम नहीं होता। किस किस के लिए फ्रेंड सेम नहीं है, न्यायपालिका और राज्यों के अधिकार और शक्तियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, ठीक है। किस किस का, संसद के जो विशेष बहुमत है और जो राज्य विधानमंडल है उनकी स्वीकृति से संशोधन होता है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों की कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति की आवश्यक है। यानी कि किस किस का फ्रेंड, पहली बात तो दो सदन और विधानमंडल, इनकी स्वीकृति के हिसाब से 2/3 हमने पहले भी पढ़ा था, मतलब आधे होना चाहिए, इतने इसमें स्वीकृति मानी जाती है, ठीक है। अब हम इसके संशोधन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। 101 संशोधन है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लेक्चर्स इसमें कवर हम ना बनाएं, लेकिन फिर भी हमको ट्रेन जैसा नहीं भागना है, ऐसा पढ़ना है कि हमको दोबारा के बाद उसको देखना ही ना पड़े, ठीक है। आप इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो हमारा प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। कब हुआ था फ्रेंड, 1951 में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार, यानी कि बोलने का अधिकार और खुद की अभिव्यक्ति, यानी कि खुद का जो नेचर है अभिव्यक्ति, ये बताने का हमको अधिकार था, अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है, ठीक है। इस संशोधन द्वारा 2 नए अनुच्छेद 31 का और 31 खा
तथा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। दूसरी बात, इसमें अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़ा गया ताकि भूमि सुधार कानूनों को चुनौती के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः समायोजित किया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या, भूमि को भी कुल मिलाकर जोड़ दिया गया। ठीक है, भूमि सुधार में जो सुधार का जो कानून है वो भी जोड़ दिया गया। पहले बोलने का अधिकार था और अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार था, मगर भूमि का अधिकार भी इसमें जोड़ा गया। कौन कौन सा, 31 का और 31 खा। ठीक है, ये याद रखना। और अनुसूची 9 जोड़ी गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संशोधन था, दूसरा संशोधन 1952 को हुआ। इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। जो लोकसभा के प्रतिनिधित्व है उसको क्या किया गया, फिर से सुधारा गया या व्यवस्थित किया गया। ठीक है, तीसरा संशोधन है 1954 को जो हुआ। इस संशोधन द्वारा राज्य सूची के कुछ विषय समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए, जिससे संसद की शक्तियों में वृद्धि हो गई। क्या था इस समय, क्या संशोधन किया गया कि जो राज्य सूची है इनमें कुछ विषय समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए और इससे संसद की जो शक्तियां हैं उनमें क्या हुआ, वृद्धि हो गई। चौथा संशोधन है 1955। व्यक्तिगत संपत्ति को लोक हित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में, अगर कोई व्यक्तिगत संपत्ति है उसको लोक हित में अगर लगाना है हमको, तो उससे जुड़े हुए उसमें हम भाग ले सकते हैं। इस प्रकार से इन्हें सुधार करा। न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि न्यायालय इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी क्योंकि वो व्यक्ति की खुद की संपत्ति है। ठीक है, पांचवा संशोधन 1955, इसने राज्यों के क्षेत्रों व सीमाओं को प्रभावित करने वाले किसी भी केंद्रीय कानून के बारे में मत व्यक्त करने की समय सीमा निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किया गया। यानी कि राष्ट्रपति की एक शक्ति बढ़ाई गई। क्या शक्ति बढ़ाई गई कि राज्यों के जो क्षेत्र हैं और उनकी जो सीमाएं हैं उनको प्रभावित करने के लिए जो केंद्रीय कानून है यानी सेंटर लॉ जो है वो क्या करेगा, मत व्यक्त करने का समय सीमा देगा निश्चित। ठीक है, निश्चित समय सीमा देगा। ये राष्ट्रपति को प्रदान किया गया। छठा संशोधन 1956 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिक्री कर के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया तथा संसद को कुछ वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि कर, कुल मिला के ये लोन से रिलेटेड, अगर आप इसको वन लाइन में लिखेंगे तो क्या है, कर से संबंधित प्रावधान। तो क्या था, अंतरराष्ट्रीय बिक्री कर लगाया गया के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया और संसद को जो कुछ वस्तुएं हैं उन पर कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, ये हमारा छठा संशोधन था जो 1956 में आया था। 1956 में ही सातवां संशोधन भी आया था। ये क्या था, इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन संबंधी सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रथम व चौथी अनुसूची में भी कुछ परिवर्तन किए गए थे। इस संशोधन द्वारा चौथी और पहली और चौथी जो अनुसूची थी उसमें भी चेंजेस किए गए थे। तो इसमें कहा क्या गया है, इसमें ये कहा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो भाषा है उस पर आधारित जो है उस पर आधार पर राज्यों के पुनर्गठन संबंधी सिफारिशों को लागू करने का उद्देश्य किया गया था। यानी कि उसको फिर से बनाने का उद्देश्य किया गया था और ये हमारा चौथी और पहली अनुसूची इसमें क्या गया था, परिवर्तन किया गया था। आठवां संशोधन फ्रेंड, आठवां संशोधन 1959, इसके द्वारा SC, ST एंड OBC के लिए संरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए यानी कि 1970 तक बढ़ा दिया गया। यानी कि जो SC, ST, OBC का जो संरक्षण रखा गया था ये 10 वर्ष और बढ़ा दिया। यानी पहले कितना था, 1960 तक बस था। अंबेडकर जी ने ये कहा था कि 1960 तक ही इनको आरक्षण दिया जाएगा, इनको बाकी सब लोगों से एडवांटेज रहेगा बाकी चीज़ों में। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1959 में इसको 10 वर्ष और बढ़ाकर 1970 कर दिया गया। ठीक है, ये आप याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। नौवां संशोधन 1960 में हुआ। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। कौन कौन से क्षेत्र, बेरूबारी, खुलना
ये दोनों, ठीक है। और इसमें क्या संशोधन किया गया कि ये किसमें संशोधन किया, प्रथम अनुसूची जो थी उसमें। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1958 की संधि हुई थी, उसमें 2 जो क्षेत्र थे वो पाकिस्तान को दे दिए गए। ये कब का केस है फ्रेंड, 1960 का, ठीक है। 1960 में हुआ था। 10वां संशोधन कब हुआ था, 1961 में। इसके द्वारा जो कि 1961 में हुआ था, दादर और नगर हवेली के क्षेत्रों को भारत के संघ में सम्मिलित किया गया। ये याद रखना, काय में दादर और नगर हवेली को क्या किया गया था, संघ क्षेत्र बना दिया गया था, यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 11वां संशोधन 1961 को हुआ था। इसके द्वारा उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया, यानी उपराष्ट्रपति की जो चुनाव होता था उसकी जो प्रोसेस होती थी उसको चेंज कर दिया गया। क्या किया, तथा संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई, कि जो संसद है उसमें दोनों सदन संयुक्त रूप से बैठ सकते हैं। इस संशोधन द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि उनके निर्वाचन मंडल का कोई स्थान रिक्त था, यानी कि उनका स्थान कभी रिक्त नहीं रहेगा। 12वां संशोधन 1962 में हुआ था। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को भारत के संघ, फ्रेंड याद रखना, 1962 में गोवा को और दमन एवं दीव को करा गया था, ठीक है। और 1961 में दादर एंड नागर हवेली को किया गया था, याद रखना। 1961 में दादर नगर हवेली, 1962 में गोवा और दमन एवं दीव, ठीक है। 13वां संशोधन 1962 में हुआ था। इसके द्वारा नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए तथा उसे राज्य का रुतबा प्रदान किया गया, यानी नागालैंड को स्टेट बना दिया गया और उसमें विशेष प्रावधानों को जोड़ा गया। 14वां संशोधन 1963 में हुआ था। क्या हुआ था फ्रेंड, देखते हैं। इसके द्वारा भूतपूर्व फ्रांसीसी क्षेत्र पौंडीचेरी को भारत के संघ में से सम्मिलित किया गया, ठीक है, यानी पौंडीचेरी को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस संशोधन द्वारा संघीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पौंडीचेरी में विधानमंडल तथा मंत्री परिषद प्रदान किए गए। कहाँ कहाँ विधानमंडल और मंत्री परिषद प्रदान किए गए, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव और पौंडीचेरी, ठीक है, याद रखना फ्रेंड। ये 14वां संशोधन था जिसमें ये सब हुआ। और भूतपूर्व फ्रांसीसी क्षेत्र यानी पौंडीचेरी को क्या बना दिया गया फ्रेंड, पौंडीचेरी को एक संघ बना दिया गया। 15वां संशोधन हुआ था 1963 में। इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई, यानी कि 60 से 62 कर दी गई। किनकी उम्र, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, है ना, ये याद रखना। तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ये प्रावधान भी उसमें किया गया। 16वां संशोधन जो कि 1963 में हुआ था। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रावधान रखे गए, यानी कि देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मूल अधिकार जो हैं उसमें प्रतिबंध लगाए गए, कुछ प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। जब हम शपथ दिलाते हैं या कोई शपथ लेता है तो पहली लाइन जो होती है, मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, ये लाइन इसमें जोड़ी गई। ये कौन सा है, 16वां संशोधन है, 1963 में पारित हुआ था, ठीक है फ्रेंड, ये याद रखना आप, है ना। तीसरी अनुसूची में ये भी याद रखना। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता के को बनाए रखूंगा, ये किस अनुसूची में है, तो किसमें, तीसरी में है। ये पूछा जा सकता है किस संशोधन के अंतर्गत आता है, तो 16वां संशोधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। संशोधन से रिलेटेड आपको बहुत से प्रश्न मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान से हो सके तो 2 बार इस वीडियो को, लेक्चर को देखना, और नहीं हो तो इसकी PDF ले लेना, ठीक है। 17वां संशोधन 1964, इसके द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार में और संशोधन किया गया, ठीक है। निजी संपत्ति के अधिकार दिए गए और संशोधन किया गया। और 9वीं सूची में अनेक और भूमि सुधार अधिनियमों को जोड़ दिया गया ताकि उनकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके, ताकि उनकी जो वैधता है उसमें किसी भी न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके, ठीक है। 18वां संशोधन 1966 में हुआ। इसके द्वारा पंजाब का पुनर्गठन किया गया तथा
इसे भाषा के आधार पर 2 राज्यों पंजाब तथा हरियाणा में विभक्त किया गया। इस संशोधन द्वारा कुछ क्षेत्र हिमालय प्रदेश को भी स्थानांतरित किए गए तथा संघीय राज्य चंडीगढ़ की स्थापना की गई। कौन सा राज्य? चंडीगढ़ राज्य। चंडीगढ़ राज्य कब बनाया गया फ्रेंड्स? 18वां संशोधन 1966 में संघीय राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट 19वां संशोधन। 19वां संशोधन 1966 को हुआ था। इसके द्वारा चुनाव आयोग की शक्तियों में परिवर्तन किया गया। जो चुनाव आयोग है उसकी शक्तियों को परिवर्तन किया गया। फ्रेंड याद रखना, चुनाव आयोग जो है हमारा जो यूनिट 10 है ना, मैं उसका लेक्चर लेकर आने वाली हूँ, मैंने नोट्स बना लिए हैं। जो यूनिट 10 है हमारी किसकी? प्री की, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, उसमें यूनिट 10 में आपको फर्स्ट ही टॉपिक है, ठीक है, फर्स्ट ही टॉपिक है आपका संघ चुनाव आयोग और दूसरा राज्य चुनाव आयोग। यानी तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल के साथ आपका लेक्चर लेकर आऊँगी, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, नहीं देख पा रहे हो आप तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम चैनल पर जो पीडीएफ है उसको ज़रूर देख लें। अगर आपको पढ़ने में लगता है तो पढ़ लीजिए उसको। ठीक है, लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। तथा उच्च न्यायालय को चुनाव संबंधी याचिकाएं सुनने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है फ्रेंड, जो ये आयोग है, आयोग से रिलेटेड प्रीलिम्स में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है या उपाध्यक्ष कौन है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये हमारे मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे आपको राज्य चुनाव आयोग आ सकता है, तो आप 3 नंबर में उसको कैसे फेस करोगे, 5 नंबर में कैसे करोगे, 11 नंबर में कैसे करोगे, तो वो आपको नोट्स से पता चलेगा। ठीक है, 20वां संशोधन 1966 को हुआ था। इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 21वां संशोधन जो कि 1967 में हुआ था। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। याद रखना फ्रेंड, भाषा से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची में किया गया, सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया और 15वीं क्षेत्रीय भाषा थी ये। ठीक है, 15वीं क्षेत्रीय भाषा जो कि 1967 में किया गया, ये हमारा 21वां संशोधन था। 22वां संशोधन 1969 को हुआ था। इसके द्वारा असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त उप राज्य मेघालय की स्थापना की गई थी। मेघालय की स्थापना की गई। 23वां संशोधन है हमारा 1969वां। इसके द्वारा SC ST OBC के लिए संरक्षण की अवधि और 10 साल बढ़ा दी गई। याद रखना, इसके पहले 1959 में बढ़ाई गई थी 10 साल की अवधि। कब तक? 1970 तक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ाई गई 1969 में 1980 तक। बस ये ऐसी ही बढ़ती रहती है और हमेशा बढ़ती ही रहेगी फ्रेंड्स, है ना। ये लोग एक नज़र से सारे स्टूडेंट्स को नहीं देख सकते। 24वां संशोधन 1971 को हुआ। इसके अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मिलित किया जाना बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसको सम्मिलित करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अब 25वां हमारा संशोधन है जो कि 1972 को हुआ था और इस लेक्चर का लास्ट फ्रेंड। ठीक है, आगे के हम 25 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया तथा यह प्रयोजन किया गया कि यदि अनुच्छेद 39 खा तथा 39 गा में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने से संबंधित कोई कानून पारित किया जाता है तो उसे इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और वह अनुच्छेद 14, 19, 31 में मेल नहीं खाएगा और वो इन 3 जो अनुच्छेद है इसमें नहीं समानता रखेगा। ठीक है फ्रेंड, हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत, ये नीति निर्देशक तत्व, ये हमारा प्री का भी सिलेबस है और मेंस का भी सिलेबस है, तो हम इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। अगर आपको लगता है मैं कहीं पर कुछ गलती कर रही हूँ, क्योंकि गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं, आपको लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलत लिखा है या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं बताना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।
जिससे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। ओके फ्रेंड।